So let's start the answer writing classes. This class is out of the contract questions answer writing classes, and this is now question number third. Question number third क्या था, पढ़ लेते हैं एक बार. This was the question for you. This was the question. Write short note on counter offer, and it was only of 5 marks. So this is very important. हमने क्या लिखना था? This was short note. हमने short note लिखना था, and that was only of 5 marks. अब हमने देखना क्या क्या करना है इसमें. देखिए, तो आई टेक, आप लोग अपनी ना, आपके मैंने कुछ आंसर्स देखे हैं अभी, और इससे मुझे लगता है कि कितनी यूजफुल क्लासेस होने वाली हैं. ये आपको समझने की जरूरत है. देखिए, when we have to write the short note and clear cut we can see that this question is only of 5 marks. So we should plan first what should be written here. It is not the case कि if you will write more and more that examiner will give you more marks. At the max he can give you 5 marks. लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि if you write more than enough, more than required, in that case you are compromising on the marks of other questions. ये आप भूल जाते हैं आप कि अगर आप इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में जो टाइम मिलना चाहिए आपको वो टाइम नहीं मिलेगा. तो आप ज्यादा लिखकर यहां तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि वहां टाइम कम पड़ गया इसलिए वहां के मार्क्स भी कट जाएंगे आपके. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. अब ये देखते हैं, मैं लेता हूं पहले अपर्णा का ही लेता हूं, केस स्टडी है आपके लिए. शी इज अपर्णा और बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है. इनका आंसर को पढ़ते हैं. देखिए क्या क्या ब्लंडर किया है इन्होंने. प्लीज सी द स्क्रीन. शॉर्ट नोट लिखना था, इन्होंने कोई भी होमवर्क किया नहीं है, रफ काम किया नहीं है. इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 along with other essentials of a valid contract offer and acceptance are included. देखो ये लाइन माइंड अप्लाई कीजिए. क्या लाइन जरूरी है? The essential elements of offer are there must be 2 parties. Essential elements of offer लिख रही हैं अब ये. Proposal shall be communicated, must be certain, create legal relationship etc. तो अब ये देखो इनका पहला पैराग्राफ, इन्होंने क्या किया कि she is finding a way out to reach the topic of counter offer. She is in a myth that examiner don't understand the topic. इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली काउंटर ऑफर की बात करूंगी तो शायद एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा. तो इन्होंने पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस की बात की, फिर वैलिड ऑफर की बात की, और फिर काउंटर ऑफर आएंगे. ये सीधी बात करने में विश्वास नहीं करती हैं, और यही इनकी बहुत बड़ी गड़बड़ है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखो कितना इररिलेवेंट है. ये प्रैक्टिस से ही आती है चीजें, ऐसे आएंगी नहीं आपको. यू सी this entire we were supposed to write down the short note on counter offer, and यहां तक आने में देखो she wrote it unnecessarily. तो wastage of time not only of her also of the examiner. examiner irritate होगा और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. now there are various types of offers. one of them is counter offer. यहां पर नहीं, काउंटर ऑफर पर है. there are various types of offers, one of them is counter offer. तो नाउ यहां तक इन्होंने उसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया. दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन. जब आपको 5 मार्क्स का नंबर का है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो, तब भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको. अननेसेसरी पार्ट है. यू जस्ट डायरेक्टली गो एंड एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द काउंटर ऑफर. उसको सब पता है एग्जामिनर को. आप पढ़िए आगे का. तो इतना समझिए आप पढ़ना. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. बाकी सभी लोग समझ में आएंगी गलतियां. इन ए काउंटर ऑफर, in a counter offer there is a rejection of the original offer and a new offer is made instead. यहां पर देखो, is it the meaning, दो शब्द लिख रहा हूं मैं, is it the meaning or effect of counter offer? tell me. ये जो लाइन लिखी है इन्होंने, सब बताएंगे मुझे. ये लाइन आप बताइए. in a counter offer there is a rejection of the original offer and a new offer is made instead. यहां पे इन्होंने इफेक्ट लिख दिया. तो when you are going to explain something, you should let the examiner know what is the meaning. आपने सीधा सीधा उसका इफेक्ट लिखा है. अगेन दिस इज टेक्निकल मिस्टेक. और ये देखिए, मैं आप लोग कुछ कहते हैं कई बार कि सर टाइप करके मत मंगाया कीजिए. अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइपिंग की कितनी बड़ी वैल्यू है. मेहनत आपकी छोटी सी है, टाइप करना है, लेकिन उसके जो आपको मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है. ये आपके हैंडराइटिंग में होता तो मैं समझा ही नहीं पाता इतने अच्छे तरीके से. ना आप समझ सकते कि हर एक हैंडराइटिंग इस तरीके से.
आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बार्गेन। इन ए काउंटर ऑफर नो कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड अगेन इफेक्ट because they are merely offers without any acceptance. You did not explain the meaning of counter offer, rather you explained the effect of the counter offer. In a leading case of Harvey versus Fessy, Harvey versus Fessy is not the leading case of the counter offer. ये काउंटर ऑफर का लीडिंग केस है ही नहीं, और फिर आपने डिटेल में लिखा है केस लॉ को, जो कि गलत केस लॉ है, तो यहां पर भी आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। इतने डिटेल में आपको देखिए, पहले तो आप कहोगे केस लॉ ही गलत लिखा है आपको, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात, नेवर इग्नोर यू वर सपोज टू राइट द शॉर्ट नोट, और इन दैट केस शॉर्ट नोट यू आर नॉट सपोज टू राइट द फैक्ट्स इन सच डिटेल, क्योंकि ये शॉर्ट नोट रह नहीं जाएगा, फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह नहीं पाएगा। तो सॉरी अपर्णा, 0/5। तो दिस इज द आंसर शीट ऑफ अपर्णा। आई बिलीव इसको समझ में आया होगा। हाँ बोलिए एवरीवन। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट आंसर। ये कौन साहब है? ये है दीपक यादव। अगेन वेरी गुड आंसर फॉर लर्निंग पर्पजेस, नोट फॉर कि ये आंसर अच्छा है, इससे आपको लर्निंग बहुत अच्छी होगी। इन्होंने डिफरेंट तरीके की इनोवेटिव गलतियां की हैं, उसको समझिए। अगेन आपको नहीं भूलना चाहिए था, ये केवल 5 नंबर का है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, उन केस लॉज का नाम नहीं लिया जो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसको तो भूल गए। और अभी मोटी मोटी गलती क्या दिखा रहा हूं, देखो इन्होंने जो केस लॉज दिए हैं, जैसे फुट नोट्स देते हैं लास्ट में, दिस इज द वर्स्ट वे। अरे भाई किस पॉइंट पर है, कौन सा केस लॉ है, ये केस लॉ रेफर कर दिए, यू रेफर्ड सम केस लॉज की एग्जामिनर साहब, अब आप देखते रहना अपने आप क्या करना है। वेरी बैड इंप्रेशन, ये तो बहुत बड़ी गलती की है। और जो गलतियां की माइन्यूटी में समझाता हूं, देखो उन्होंने क्या किया है। कोई स्कीम नहीं है, बस ये घुटा घुटा करके क्लास ले रहे हैं एग्जामिनर की कि तुम समझ जाओ, देखो काउंटर ऑफर ये होता है, देखो काउंटर ऑफर ये नहीं, अच्छा एग्जाम्पल समझो, अरे ऐसे समझो। अरे भैया इस बात को समझो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट एंड दैट इज द 5 मार्क्स। जस्ट तो यू नीड टू एक्सप्लेन द थिंग, द कॉन्सेप्ट विद मिनिमम वर्ड्स। वो यही चाहता है कि आप, इसका मतलब ये है कि यू शुड एक्सप्लेन दिस विद इन मिनिमम वर्ड्स। ठीक है, देखिए इसको, एक काउंटर ऑफर इज ए रिस्पॉन्स, A counter offer is a response given to an initial offer। इस लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुड लाइन। He tried to explain the meaning। A counter offer means, फिर मीनिंग समझाया, means the original offer was rejected and replaced with one another। ठीक है चलिए, the counter offer gives the original offer 3 options, accept the counter offer, reject it or make it। हालांकि बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ही ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर है क्या। अब आप देखो शॉर्ट नोट लिखना था, वही 5 नंबर में। अब ये पैराग्राफ पर आ जाइए, इन पैराग्राफ पर आइए, देखिए अब यू सी दिस पैराग्राफ्स। काउंटर ऑफर्स आर प्रिवेलेंट इन मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस नेगोशिएशंस, ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक डील्स between 2 individuals or 2 entities। You may find them in real estate deals, employment negotiations, car sales, this। What was the need of such paragraph? What was the need of such paragraph? समझे आप लोग? तो देखो दिस पैराग्राफ, दीपक आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। वो आपकी दादा की उम्र के लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी लॉ में निकली है। आप हिंट लिखेंगे वहीं से समझ जाएंगे वो, समझे? आप एक शेर सुनाएंगे, पूरी गजल बता देंगे तुम क्या लिख रहे हो उसमें। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कन्फाइन कीजिए। जब कोई एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपको 5 नंबर लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, तो वो कह रहा है कि गागर में सागर भरना है आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ना नहीं है, लेकिन लिखना ब्यूटीफुल तरीके से है। ये है। अब देखो इन्होंने इस हिसाब, काउंटर ऑफर प्रिवलेंट इन मैनी डीलिंग्स, बिजनेस, रियल एस्टेट और ये ब्ला ब्ला ब्ला, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। नेक्स्ट अगेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, जो कि when 2 parties get together to negotiate a transaction, a business deal, one may put an offer on the table, a counter offer is a reply to that original offer and may change the terms of it। वही राम कहानी दोबारा इन्होंने एक तरीके से मीनिंग को फिर समझाया है, शब्द चेंज कर दिए गए फिर ये सही है। तो इन्होंने यहां समझाया इसके मीनिंग को, फिर एग्जांपल से समझाया उसी बात को। एक्स डिसाइड्स टू पुट हर हाउस ऑन मार्केट फॉर ये कॉपी पेस्ट किया ना कहीं से, ओरिजिनल राइटिंग नहीं है, जब डॉलर पाउंड आ गए लिखे हुए।
तो ये ऐसे लिखने में कोई फायदा नहीं दीपक, जब तक अपने ओरिजिनल लिखेंगे। तो एक काउंटर ऑफ जनरली कंडीशनल, तो घूम फिर और केस ला लिख दिया इस तरीके से, तो घूम फिर करके आपने एक ही बात को 3-4 बार लिखा है अलग अलग तरीके से। हाइट वर्सेस रेंज का जो केस लॉ है, लीडिंग केस लॉ है, उसका आपने जिक्र तक नहीं किया, उसके केस लॉ से समझाना चाहिए था हमें। तो अगेन सॉरी, आई कांट गिव यू नंबर, बहुत रोगे झिझाओगे तो हाफ मिल जाएगा, चलो हाफ, क्योंकि वो आपने मीनिंग कम से कम समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं आर्ट ऑफ राइटिंग में चला जाऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा एज एग्जामिनर। तो आई होप कि आप सब लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये है ओगम, दिस इज द आंसर ऑफ ओगम, लेट्स सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ ओगम बोली, गुड आंसर एक्चुअली। सी दिस, व्हेन द ऑफरी offers a qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in terms of the original offer, he is said to have a counter offer. A counter offer is a rejection of the original. इसे ऐसा कर सकते हैं, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। See, in this paragraph, in this answer, his answer is concise. उसमें he has not written too lengthy. एक बात, in the very first paragraph he has made it clear what do you mean by the counter offer. 5 नंबर में क्या लोगे, मीनिंग समझा दोगे, एक आध केस लॉ दे दोगे, उसके इफेक्ट समझा दोगे, क्या होता है, क्या है काउंटर ऑफर, बस ये समझाना होता है। तो he has explained the meaning, this is good. Next, so try to understand that, then he gave an example, and then he gave a case law, Haji Muhammad versus Haji this, इन्होंने केस लॉ दे दिया। तो यू विल सी देयर इज अ स्कीम, नो रिपीटेशन, मीनिंग एग्जांपल केस लॉ, मीनिंग एग्जांपल एंड केस लॉ, एंड देन कंक्लूजन। therefore after rejection of the original offer, ये पूरा का पूरा इन्होंने कंक्लूड कर दिया। बस मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडिंग केस लॉ है हाइट वर्सेस रेंज, वो इन्होंने मेंशन करना चाहिए था। इन्होंने एक ऐसे केस लॉ को ले दिया जो कि कभी लोग जानते होंगे, तो उससे बचना चाहिए था। अदरवाइज ओगम यू रोट गुड आंसर। तो कितने लोगों ने इसको समझा, इसके इनके क्वेश्चन का आंसर को, प्लीज लेट मी नो फास्ट। हरी आप, ओगम का देख रहे हो, इन हिज आंसर देयर वाज नो रिपीटिशन, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। नितिन आर यू देयर? चलिए साहब, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट ये किन साहब का है, ये है शिवानी। शी हैज डन रफ वर्क, डेफिनेशन, रेलिवेंट एग्जांपल, हाइट वर्सेस रेंज, यूपी राज्य के निर्माण निगम, केस लॉस हो गए। तो दिस इज द वे एक्चुअली आई ऑलवेज से टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए, इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल you should try to note down somewhere what you are going to write in the answer, so that you should not forget midway. आपको पहले लिख लेना चाहिए कि आपको क्या क्या इसमें लिखना है, कौन कौन से केस लॉस लिखने होंगे। देन कम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें ये है व्हाट टू राइट, लिखना क्या क्या है, मटेरियल आ गया। सपोज जतिन वांट्स टू मेक जिंजर टी, तो पहले अपने पास लाके रखे, पानी लाके रख लेगा, जिंजर लाके रख लेगा, टी बैग होगा या टी की जो भी होगा, जो सारा जरूरी सारा सामान अपने पास रख लेगा। वो हो गया कंटेंट क्या होना चाहिए। देन कम्स अ केस ऑफ हाउ टू राइट मींस हाउ शुड आई प्रेजेंट दिस कंटेंट नाउ। ये प्लानिंग आपको राइटिंग करने से पहले ही कर लेनी चाहिए, पहले ही लिख लेना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, समझे आप लोग। तो ये अच्छा तरीका है करने का, ध्यान रखना, उससे गलतियां नहीं होती हमसे। क्या लिखा है इन्होंने, अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 1 किसका, एविडेंस एक्ट का, सीआरपीसी का, कॉन्ट्रैक्ट का, बताना चाहिए था, एक गलती। फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक, ध्यान से पढ़ना इनके आंसर को, यहां से काफी कुछ सीखेंगे आप। The conditional or qualified acceptance is not the proper acceptance for the creation of a valid contract. For instance, if a offer to sell his car to be 3 lakh or willing to 2 lakh for there is no contract in this case. अब देखो इतना लिख लिया जो इतने स्क्रीन पर है। Can you tell me, please tell me in comment box whether this answer is on counter offer
और ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। जल्दी लिख बताइए मुझे, आपको क्या इंप्रेशन जाता है कि ये जो आंसर है क्या वो काउंटर ऑफर पे है या वो वैलिड एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट पर है? एवरीवन कम ऑन, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और ये तब है एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर। आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लोगों का मेंस क्वालिफाई नहीं होता, यहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब बताइए एग्जामिनर को जब आपको आइडिया लग गया तो क्या एग्जामिनर को आइडिया लगेगा नहीं कि लड़के को आइडिया तो है कॉन्सेप्ट का, लेकिन इसके अंदर वो स्किल नहीं है जो जुडिशियल ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। डायरेक्ट बात नहीं करेगी, घुमा फिरा के आएगी वहां पर टॉपिक पर। बस यही आपको चीज समझनी है। And she explained this everything in detail regarding with this example. 2 lakh is not acceptance by condition, ये सब हो गया। In this regard, in the case of height versus range, इसी लड़की ने नाम हाइट रेंज दोनों आएंगे इसके पास, धन्यवाद करने के लिए। None of the student wrote this. It was held that B had once rejected A offer by his counter offer to the ये आ गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ राज के निर्माण, इन्होंने दूसरा केस मेंशन कर दिया। ये केस स्टीवनसन जैक्स का आ गया। इफ एन इंक्वायरी इज दिस इज, ये हो गया। कुल मिलाकर के ये वही है, कुछ इस तरीके से समझिए कि एक T20 मैच था शिवानी, एक T20 मैच था और पहला ओवर आपने टेस्ट मैच की तरह खेला और बाद में आपने फिर वो अपनी रिदम को पकड़ा। तो यू रोट वेल बट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस, तो whereas our requirement was it should be very precise, तो there should be no repetition। और हाइट वर्सेस रेंज को बाकी को समझा दिया आपने, तो इवन देन आई विल गिव यू 2 मार्क्स फॉर योर मोटिवेशन। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले वाला इतना, अगर जब फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे तो हो सकता है कि कोई जो तुनक मिजाज एग्जामिनर हो वो कहेंगे अरे छोड़ो, कुछ ना कुछ लिखने से यही नहीं पता, पूछा है काउंटर ऑफर चलेगी वैलिड एक्सेप्टेंस पर, पढ़ो 0। इट मे ऑल्सो हैपन, फिर चांस आप ले रही हैं उस तरीके से, डोंट डू दैट, डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चन। जो आपकी इनिशियल लाइंस है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन से मैच होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए, तब आपको आइडिया लगेगा एग्जामिनर को, हाँ यस आप ये उसी का आंसर देने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन है। नेक्स्ट समर्थ, ये है खुशी। सी अगेन you will learn something. This is the answer of Khushi. There is a difference between offer and counter offer. So question ये था ही नहीं कि what is the difference between the offer and counter offer. आपने अपनी बात को समझाने के लिए वो तरीका अपनाया है, ठीक है, लेकिन अगेन इंप्रेशन यहीं से गलत हो जाएगा। एग्री और नॉट विद मी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड काउंटर ऑफर। आपने ऑफर एंड काउंटर ऑफर को समझाने के लिए उसके डिफरेंस का सहारा लिया, जबकि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यू शुड डायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द काउंटर ऑफर, दैट्स इट। व्हाट आर इट्स लीगल इफेक्ट्स, केस लॉज से एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल में जब हम शॉर्ट नोट लिखते हैं तो अधिकतर ने क्या दिया, एग्जाम्पल्स दिए और फिर केस लॉज को भी समझाया है। उस केस लॉ के फैक्ट्स को ही हम एग्जाम्पल के रूप में क्यों नहीं यूज कर सकते? उससे हमारे दोनों काम हो गए, हमने केस लॉ को भी एक्सप्लेन दे दिया और उसी के फैक्ट्स को एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत जरूरत नहीं है कि अलग अलग एग्जाम्पल से समझाएं आप। इफ यू हैव द केस लॉज विद यू, उसी के फैक्ट्स को एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगेन इनका देखिए इन्होंने क्या किया, डिफरेंस के रूप में समझाया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड काउंटर ऑफर। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मेरे यहाँ शायद इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है। काउंटर ऑफर ऑन द अदर हैंड इज वेयर ओरिजिनल ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड। यहां से इन्होंने मीनिंग समझाने की कोशिश की। तो अप्रोच इज इनडायरेक्ट विच इज नॉट ए गुड अप्रोच। व्हेन काउंटर इज ऑफर इट एंड्स, ये इफेक्ट आ गया, यहां से ठीक होना शुरू हो गया। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। बस यहां पर एक गड़बड़ है, देखिए हाइट वर्सेस रेंज, ये कुछ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे अपने अच्छी गुड क्लोथिंग करते हैं ना, आप मैचिंग की या कॉन्ट्रास्टिंग, कुछ एक सेंस होना चाहिए ड्रेस में आपकी, है ना। अचानक कुछ नहीं आ जाना चाहिए, लाल पैंट पीली शर्ट ऐसे कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहे थे, तो देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन 2 पैराग्राफ्स। एक रिदम में आंसर बढ़ना, प्रोग्रेस करना चाहिए। आपने जस्ट एट ए सडन हाइट वर्सेस रेंज,
है ना. The concept of this can be understood with regard to the facts of hybrid range, है ना. Same can be explained with the help of the hybrid range. तो ताकि एक तरीका है इसका, वही तो देखना है हमने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखनी है. तो ये भी ध्यान रखना, एब्रप्टली हाइट वर्सेस रेंज को एज ए हेडिंग की तरह लिखना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली कम होंगे. और फिर आपने कोशिश नहीं की लास्ट में कोई कंक्लूजन के रूप में इसको एंड करते, तो वहां पर भी कमी है आपकी. तो आपकी इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव नहीं है, आपका कंक्लूजन एब्सेंट है, ठीक. और एक गलती आपने जो मेजर की है, गलती तो नहीं है लेकिन ये अच्छा बेटरमेंट हो सकता था, आपने इस तरीके से एब्रप्टली इसको जोड़ा. और क्योंकि शॉर्ट नोट था, तो शॉर्ट नोट में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है उस तरीके से समझाने की आपको, बिल्कुल भी. तो जिन लोगों ने एग्जाम्पल दिए उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं दी. तो कितने लोगों को समझ में आया ये, प्लीज लेट मी नो. समर्थ घई का नंबर आ जाता है, देखिए. ये रहे समर्थ घई. व्हेन द ऑफरी offers a qualified acceptance subject to modifications and variations, कहीं से उतारा हुआ लिख रहा है सबका. He said to made a counter offer, ठीक है, लेकिन he has given the meaning, very good. एक counter offer offers rejection of the very good. देखो यहां तक पहुंचा है, फिर इसने एग्जाम्पल दे दिया. Example would be if a ये car 2 lakh art this amount to counter offer later on B agrees. अब ये आगे देखो, यहां तक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, यहां तक परफेक्ट आ रहा है. मीनिंग आया, एग्जाम्पल आया. केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइड वर्सेस रेंज इन दिस केस. अब ये देखना है आपने, केस लॉ, ये लाइन पढ़ो, देखो इसको, केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइड वर्सेस रेंज. इसी को ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट एप्रोप्रिएट. केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइड वर्सेस रेंज. फिर मैं कहूंगा, देखिए अगर आप ये केवल आपके हैंड रिटन में होता तो मैं नहीं करा पाता उस तरीके से, जिस तरीके बिटवीन द लाइन यहाँ पे चेकिंग हो रही है आपके लिए. इस लाइन को आप ब्यूटीफुल तरीके से भी लिख सकते हैं. आप यही कहना चाह रहे हैं कि हाइड वर्सेस रेंज, है ना. तो आप इसको, मतलब बचपना लगता है मुझे, केस लॉ इससे संबंधित ये है. इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि the case of height versus range explains the concept of counter offer. इस तरीके से ला सकते हैं, है ना. तो कुछ लाइन में चेंज करके आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना सकते थे. इसको डायरेक्टली एकदम से नहीं कहना चाहिए इस तरीके से, ठीक है. बॉम्बे हाई कोर्ट का है क्या ये? बॉम्बे हाई कोर्ट का तो नहीं है, तो ऐसी गलती मत कीजिए. देयर वाज सेल, ये पूरा का पूरा इन्होंने लिख डाला. बेहतर तो होता थोड़ा अलग अलग पैराग्राफ में लिखते. खत्म. अच्छा, कोई कंक्लूजन नहीं लिखा इन्होंने, फिर ये अगेन कंक्लूजन नहीं है, बेटर इंट्रोडक्शन थी, सब था, फिर भी आई विल गिव हिम गुड मार्क्स, 3/5. फिर भी काफी कुछ ठीक लिखा इसने. सिर्फ थोड़ा कंक्लूजन कर देते अच्छा तो 4 भी हो सकते थे मार्क्स. अब सभी का हो गया. नाउ आई ऑल्सो ट्राई टू राइट द आंसर. अब मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ. मेरी थ्योरी समझ लीजिए इसी तरीके से क्या है जो मैं फॉलो करते हूँ, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मेंस. पहली बात क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है, योर आंसर शुड बी इन सिंक विद द क्वेश्चन. जो आप आंसर लिख रहे हैं उससे क्वेश्चन से तालमेल बैठना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने इसी का आंसर दे रहे हैं और घुमा फिराकर बातें आपने नहीं करनी है. दूसरी बात, आपने देखा 5-6 मैंने क्वेश्चंस के आंसर को चेक किया, एक ही क्वेश्चन को, तो हो सकता है आपके अंदर ही बोरियत आनी शुरू हो गई होगी. मुझे भी लास्ट तक बोरियत आने लगती है ना. तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एग्जामिनर जो इतनी कॉपियां चेक करेगा वही बोर हो जाएगा. हाँ या ना बताइए, will he feel bored or not when he repeatedly checking the same question answer or not? Definitely, because इतनी देर के बाद मुझे ही बोरियत होने लगी. इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस. सो इफ आपने देखा मैंने कुछ कहा, अच्छा ठीक है केस लिख दिया, इसने एग्जांपल लिख लिया, ऐसे करना शुरू कर दिया मैंने. सेम थिंग इज डन विद योर आंसर शीट्स इन मेंस. एंड इन दैट केस वट एवर यू राइट एज इंट्रोडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको अगर जल्दी है तो कम से कम इंट्रोडक्शन से ही इंप्रेस कर दो. इंट्रोडक्शन इज लाइक ए ट्रेलर ऑफ द फिल्म. कि अब फिल्म में अच्छा अमिताभ बच्चन भी है, अच्छा सस्पेंस भी है. उस 15-16 सेकंड के 30 सेकंड के टीजर में समझ में आ जाता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी हिट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मूवी. इज इट सो और नॉट, है ना. तो इन दिस केस आई ट्राइड कि भाई मुझे जो लिखना है that should be then reflected in the introduction itself, and this was the short note on counter offer. Counter offer is an offer
made in response to a previous offer by the other party during negotiations for a final contract, and the same can be understood with reference to the case law Hyde versus Range. Because I knew I have to write only for 5 marks. This should be very short. Therefore, I explained the meaning of the counter offer, and then I made you aware that the same can be understood with reference to the case law Hyde versus Range, because this is the leading case law. The law of the counter offer is developed on the basis of this case law Hyde versus Range. तो इसका मेंशन करना बहुत जरूरी है. दूसरे केस लॉ लिखो या ना लिखो, बट इट मस्ट बी देयर. तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आई हैव मेड हिम अवेयर दिस इज द मीनिंग एंड दिस इज द केस लॉ. Got it or not? Please keep commenting. Now I explained in Hyde versus Range, an offer was made by A to B for sale of £1 be rejected. पूरा का पूरा डिटेल है, मैंने ये इसके लिख दिए क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं लिखा कुछ भी. It was held that B had rejected. Hyde versus Range को लिखा, Hyde versus Range को लिखा. Hyde versus Range के फैक्ट्स ही अपना में पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं. तो देयर वाज नो नीड टू राइट सेपरेटली एनी अदर एग्जांपल जो आप लिखते रहे समझाने के लिए. इसी एक केस लॉ के फैक्ट डिटेल में समझाने थे. लीडिंग केस लॉ भी चला गया और बहुत ढंग से उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया गया. तो इंट्रोडक्शन पावरफुल हो गई, केस लॉ डिटेल में समझा दिया, विद एग्जांपल समझा दिया गया और फिर दे दिया कंक्लूजन. बस खत्म. 10 by making a counter offer automatically rejects the prior offer and requires an acceptance under the terms. ये पूरा का पूरा करके by counter offer original offer becomes dead and the original offerer has choice to accept or reject the counter offer. ये आ गया. बस बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था. ठीक है, तो इसकी मैं कॉपी दे दूंगा आपको, ये कॉपी मिल ही जाएंगी आपको उसमें. तो अब मुझे बताइए क्या किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? एनीवन? सभी का आंसर्स मैंने चेक कर दिए, अपना भी मैंने दे दिया आपको. इसमें प्रिसाइज ही होना था आपको बहुत ज्यादा. बोलिए हाँ ना बताइए. प्लीज लेट मी नो. अपर्णा यू गॉट इट? जतिन, खुशी, नितिन, ओगम, रवि. बस डिटेल में है ही नहीं. डिटेल में लिखना होगा तो फिर हम इससे मसाला बढ़ाते रहो अलग अलग तरीके से. ओके सो अभी हो गए 5:30. अब दूसरी क्लास का टाइम हो गया भाई. तो अभी मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन चेक नहीं हो सकते, बहुत 1 घंटा चाहिए. तो सेकंड मुझे लगा था कि काउंटर ऑफर बहुत जल्दी निपट जाएगा, लेकिन काफी इनोवेटिव गलतियां थी इस बार. तो आप लोगों को देखो कोशिश ये करनी है, दीपक कहीं से कॉपी पेस्ट करके मत लाओ अगर समझना है तुमने तो. दीपक है गया? दीपक गया ऐसे. आप लोग अपनी ही पहले खुद लिखा कीजिए, अपना आंसर खुद लिखिए, उसके बाद में उसको टाइप कर दीजिए बिना कुछ सुधार करे, ताकि मैं आपका ओरिजिनल माइंड पढ़ पाऊं अच्छे तरीके से. तो हम लोग, आपने 4th क्वेश्चन भेज दिया, ठीक है. आई विल चेक इट एंड नाउ यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय. किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लीजिए. एनी क्वेश्चन? शिवानी, शशांक, सीमा, उगम, जतिन, नितिन, कम ऑन. एनी आंसर, एनी क्वेश्चन? ठीक है, हैंड रिटन आंसर्स चेक नहीं हो सकते. इस क्लास का जो मोड है वो यही है. आप दुनिया भर से चैट कर लेते हैं, घंटों घंटों लड़ाई लड़ लेंगे अपने फ्यूचर के लिए. जहां पे आपको अच्छा सा कुछ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, जिससे जज बनेंगे, वहां पर आपको बड़े मन से 10-20 मिनट लगाने ही चाहिए. क्योंकि इसी तरीके से, उस तरीके से पेन का यूज हो पाता है और आप भी समझ पाते हैं अच्छे तरीके से. फिर वो फॉर्मेलिटी हो जाएगा, टिक लगाए जाएंगे अच्छे तरीके से. तो इसलिए मैं आपको टाइम देता हूं. ऐसा नहीं कि आज कल ही भेजना, परसों भेजना है. आप आराम से भेजिए. लगभग हर हफ्ते क्लास होती है, पर वीक क्लास होती है. अब एक क्लास में आपकी शेड्यूल देखूंगा कि बाकी क्लास का शेड्यूल कैसा है. कल नहीं तो परसों में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको और चेक कर दूंगा आपके लिए. ठीक है पढ़ना. तो मे बी डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, चलिए एंड करते हैं इसकी क्लास को. बाय बाय.